चलिए देखिए तो जैसा कि प्रश्नावली चल रही है यहाँ पर 5D, इसमें कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? पिछली क्लास में 15 तक हो चुके थे। 15 का ए हो गया था, इसके बाद 15 का है बी। तो 15 का बी अच्छे से सुनिए पहले। 15 के बी में लिखा हुआ है एक आलू दौड़ में, आलू दौड़ में यानी कि एक प्रतियोगिता है कोई आलू दौड़। उसमें कह रहा है प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जैसा कि इस चित्र में देखते जाइए। ये बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी बाल्टी से पहला आलू कितनी दूरी पर रखो? 5 मीटर दूरी, तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। मतलब पहले 5 मीटर है बाल्टी से, फिर दूसरों रखो, दूसरे आलू से दूसरों आलू रखो, तो उसके बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। रेखा पर ऐसे कितने आलू रखे हैं? 10 आलू रखे। तो इनने कहा प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, लगता है लड़की है कोई, निकटतम आलू को उठाती है। निकटतम मतलब सबसे पहले जो मिले उसको उठाए, उसे लेकर वापस दौड़ के आए, बाल्टी में डाल जाए। पहले गई वो बाल्टी नहीं उठाना, शर्त होती ही। जैसे पहले रास्ता में गई वो, उसको पहला आलू मिला और जैसे ही आलू उठाया उसने भाग के आई बाल्टी के पास और बाल्टी में डाल दिया उसने। ऐसे ही फिर कहा दूसरा आलू उठाया, आगे अब गई दूसरा मिलो उसको आलू, उसी रास्ता में गई, दूसरा उठा के फिर भागी वो बाल्टी की तरफ, बाल्टी में फिर डाल दिया दूसरा। ऐसे ही कब तक किया? जब तक कि उसने पूरे 10 आलू नहीं उठा लिए। तो इनने कहा कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? मतलब दिन कितनों दौड़ ले वो, थक जे कितनों दूरी चल ले वो, यानी 10 आलू उठाने पड़े उसको, तो कितनी दूरी वो चलेगी ये बताना है। देख लो अब इधर 15 का है बी। ये यहाँ पर बाल्टी है इस प्रकार की, ठीक है। ये यहाँ पर एक पंक्ति है, इस पंक्ति में 10 आलू रखे हुए हैं। पहला आलू ये रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ऐसे 10 रखे हैं। रखे थे, रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इनमें आलू भरने हैं बाल्टी में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 मीटर, और फिर 2 आलू के बीच की दूरी है 3 मीटर। इतने से इतने तक की भी 3, इतने से इतने तक की भी 3 मीटर। ऐसे ही 2 आलूओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 3 मीटर। ध्यान दियो, जैसे यहाँ जो प्रतियोगी है, मतलब एक लड़की है, वो लड़की यहाँ से दौड़ के चली, सो उसको पहले एक आलू मिला, सो यहाँ से यहाँ तक चली, सो कितनी दूरी चली उसने? फिर वो वापस लौट के आई इधर, तो 5 चलने पड़ी ना। तो एक आलू उठावे के लाना, पहले आलू उठाओ उसने जो, तो उसके लिए कितनी दूरी चलनी पड़ी उसको? 10 दूरी चलनी पड़ी, 10 मीटर दूरी कंप्लीट हो गया। इसके बाद वो गई फिर दूसरा आलू उठाने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक गई होगी, तो जो कितनी दूरी चली? फिर वापस आई, तो कितनी चली दूसरे के लिए? 16। तो ऐसे ही जो दूरियों से समांतर श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी? देखिए, चली गई दूरियों की समांतर श्रेणी। पहली कितनी दूरी चली पता चल गया? 5 दूनी 10 मीटर चली। दूसरी कितने चली? 8 दूनी 16 चली। यहाँ से चलो 5 3 8 और 3 11, उसका डबल कर दो, 11 दूनी 22। तीसरा आलू उठाया जब इतना चली। ऐसे ही कहाँ तक है? 10 बार या 10 पदों तक, ऐसे ही है। अब कह रहे पूरी दूरी कितनी चल रही हुई है ये बताना है। लिखना बंद कर दो बिल्कुल, ये बताना है। इससे पता चल रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है इसमें? 10। डी की वैल्यू कितनी है? इसमें से घटाओ, 16 में से 10 घटा दो,
6 बचेंगे। एन कितने हैं, कितने का आलू रखे, 10 आलू रखे। निकालने का है एस एन, मतलब कितनी दूरी चल रही। तो हमारे पास सूत्र होता है एस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू भी 10 ही है। एन की वैल्यू 10 - 1 रखेंगे और डी की वैल्यू भी 6 है। यहाँ देखोगे तो यहाँ बनेगा कितना, 5 बन जाए, काटेंगे इसको। और इधर 10 दूनी 20, यहाँ कितना बनेगा 9 और 9 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ बनेगा एस एन बराबर 5 बाहर रहेंगे, यहाँ 20 + के 9 × 54 और इनको जोड़िएगा 5 गुणे 74, यही इनका गुणा करिए 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 20, 370। 370 मीटर दूरी चलेगी वो। कितनी चले, तो लिखेंगे अतः उसे 370 मीटर दूरी क्या करने पड़े, दूरी दौड़नी पड़ेगी। ओके, कोई डाउट है नहीं? तुम तो ऐसे सोचते कि नहीं, बाल्टी को उठा के ले जाओ सीधा, काहे को बार बार भागो। लेकिन वो प्रतियोगिता थोड़ी ना कहलाती। प्रतियोगिता तो ये है कि एक एक करके डाल लें उसमें। ठीक है, तो उतारिए जल्दी से उतारिए। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 16 में लिखा हुआ है, सुन लो पहले तो लिख लो, है ना, श्रेणी लिख लो पहले। श्रेणी लिखा है समांतर श्रेणी में 121, 117, 113 ऐसे श्रेणी है। फिर इन्हें लिखा है कि इसका जो है कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा। सबसे पहले ऋणात्मक हुई है वो बताना है। मतलब जो ई एन जो होगा क्या होगा, ई एन या जिसको बोलेंगे टी एन, उसका मान होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक मतलब 0 से छोटी राशि हुई है। जो भी मान लिया जाएगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तभी तो ऋणात्मक कहेंगे। और सबसे पहले वाला देखना है, तो वो ही बताना है कि कौन सा पद हुई है वो। तो यहाँ पर देखिए इससे निकलेगा क्या, ए बराबर कितना है 121, डी बराबर कितने का आ जाए 117 - 121 बराबर -4। यहाँ पर जो है क्या दिया गया, कौन सा पर ऋणात्मक होगा, तो मान लेते हैं एनवा पर ऋणात्मक होगा। माना एनवा पद सबसे पहले या सबसे पहले ऋणात्मक होगा, यानी कि जो ए एन की वैल्यू है वो छोटी है काय से, 0 से। काय से छोटी है, 0 से। अगर ऋणात्मक होती तो 0 से छोटी रहती। इसको ही सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो ए एन बराबर ए एन छोटा है 0 से, और ए एन का सूत्र जानते हो क्या होता है, क्या होता है, ए + के n-1 इंटू डी होता ना, छोटा है 0 से। यहाँ पर जो वैल्यू है ए की दी गई है यहाँ पर 121, एन की नहीं दी गई है, डी की दी गई कि देखिए -4, छोटा है 0। ऐसा ही 121 इसका अंदर गुणा करा -4n + 4 छोटा है 0। इनको सॉल्व करो 125 -4n छोटा है 0। ऐसा ही है, इसका मान 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है ना। तो जब ये क्या बन गई, ये बन गई आसमिका, छोटा बड़ा का चिन्ह आ जाता है तो उसको आसमिका बोलते हैं। आसमिका में डायरेक्ट पक्षांतर नहीं कर सकते, जिसको हमें ले जाने पड़े उसको या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे हमें जो 4 उस तरफ ले जाने 4n, जब उस तरफ ले जाएं तो क्या करने पड़े, इतने हटाने हैं, ये काय के थे माइनस के, तो क्या करने हैं, जोड़ने आए ना। तो लिखेंगे 4n दोनों पक्षों में जोड़ने पर, 4n दोनों पक्षों में जोड़ने पर
जोड़ेंगे और जब जोड़ेंगे तो बनेगा कितना 125 बड़ा यहाँ पर छोटा है किससे 4n से बनेगा। हमें तो n की वैल्यू निकालना है। जब n की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या की वैल्यू निकाल रहे हैं, n की वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो इतने 4 ख़त्म करने हैं और 4 कब ख़त्म हो जाए जब हम यहाँ भाग लगा दें। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 से भाग लगाने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग लगाने पर लगाएंगे और जब हम 4 से इसे भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 125 बटे में कितना होगा 4 बराबर के यहाँ पर छोटा होगा किससे 4/4 मतलब n ही बचे। 4 से भाग लगाइए, इसमें कितना बनेगा 4 × 12 4 × 4 फिर कितना आएगा 1/4 यही बनेगा। जो n की वैल्यू होगी इसमें बड़ी हुई है तो जो पूर्णांक तो है नहीं यहाँ, तो e के बाद पूर्णांक कौन सा आता ही, कौन सा 32, तो यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 32। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसका मतलब है जो n का मान है बड़ा है, g की तरफ चोंच खुली हो ई की तो वो क्या हो जात बड़ो। मतलब देखो हुई है जब कौवा काँव काँव करे तो ज़्यादा मुँह बात ही काय के लाने के हमें ज़्यादा मिल जाए खावे के लाने ऐसे ही। तो यहाँ पर देखो, तो ऐसे ही यहाँ पर जो क्या है इसकी चोंच खुली हुई है तो बड़ा माना जाएगा n, यानी कि जो वैल्यू बड़ी आएगी किससे बड़ी आएगी 31 से ही 1/4 से, और n का मान होता है एक पूर्णांक। तो e के बाद जो पूर्णांक है वो बड़ा कौन सा है 32 है ना, तो लिखेंगे अतः n बराबर क्या होगा 32 भी हो सका, 33 हो सका, 34 हो सका, लेकिन हमें तो देखना है तो सबसे पहले भाव, तो सबसे पहले भाव तो 32 ही है, तो लिखेंगे अतः n बराबर कितना हो जाएगा 32। तो लिखेंगे 32वां पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा। समझ पाए, क्या है समझ पाए, कोई डाउट। ठीक है, तो n की वैल्यू ये आ गई, तो उतारिए जल्दी से। चलिए देखिए जो क्वेश्चन 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तो कर लोगे, यानी इसमें n पदों का योगफल दिया गया है और प्रथम 5 पद हमें ज्ञात करना है इसके। तो ऐसा क्वेश्चन पहले करवा दिया गया है जो कि था 15 का पहला ही था, ठीक है 15 का पहला ही क्वेश्चन था, उसी प्रकार करना है। हाँ तो 5 पद तो ए और डी आ जाए तो 5 पद नहीं निकाल पाओ, फिर A1 A2 A3 A4 जब ए और डी निकल के आ जाए 5 पद तो निकाल ही लो, आ जाए ठीक है। तो तुम्हारे हवाले छोड़ते हैं इसको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन 18 है जो कि लिखा है उसमें, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। दिया क्या गया है, एक कोई समांतर श्रेणी है, उसका जो तीसरा पद है, तीसरे पद को क्या लिखते हैं T3, लिख दो T3, और सातवां पद, सातवें पद को क्या लिखेंगे T7। इनको योग मतलब जोड़ देते हैं ना, कितने बन जाते हैं 6, और उनका गुणनफल मतलब इनको गुणा करा देते हैं, T3 और T7 को गुणा कराते हैं तो वो मिल जाता हमें कितने 8। तो कह रहे हैं इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कर दो, यानी कि हमें ज्ञात करना है S16। बात ख़त्म, इतना सा करना है। शुरू से देखो एक इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, कर दो इसका ऑपरेशन। T3 को क्या लिख सकते हैं A + K 2D, T7 को क्या लिख सकते हैं A + K 6D। हाँ A कितना बनेगा यार 2A, आबाद नहीं, इनको जोड़िए कितना 8D बराबर 6, 2 से भाग लगा दो दो ही पक्ष में, सो ये क्या बने A + K थे 4D
यहाँ पर 3। ये समीकरण पहला मान लीजिए। दूसरे को उठा लो दूसरे को, का है T3 इंटू T7। अब इनको कर दो n काउंटर। हाँ, T3 को क्या लिख सकते a प्लस के 2d। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस के 6d बराबर पक्षांत। उसको क्या करो प्रतिस्थापन से कर दो। अगर गुणा कर रहे हैं तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो ऐसे करो कि समीकरण 1 से a की वैल्यू निकाल लो, जहाँ में रख दो और कर दे प्रतिस्थापित कर दो। क्योंकि समीकरण जब हल करे जाते ना तो या तो प्रतिस्थापन से करते हैं, या तो विलोपन विधि से करते हैं, या तो बज्रगुणन से करते हैं, वो तो बहुत सारी हैं, या तो ग्राफी विधि से करते हैं। आगे के लाना क्रैमर नियम इंटर में पढ़ोगे, इसके बाद इस सारणिक विधि पढ़ोगे, आप भी विधि पढ़ोगे इसके बाद इंटर में, लेकिन यहाँ नहीं है। सो समीकरण 1 से a बराबर निकाल लो। a बराबर का बन जाए 4d उतना चले जाए 3 के संग, तो का बन जाए 3 माइनस 4d। रखने पर रखना जो इसमें रखना है, किसमें a वाला समीकरण। तो a की जगह रखने कितना 3 माइनस के 4d और प्लस के हैं 2d। इधर रखो a की जगह है 3 माइनस 4d और इधर रखना 6d बराबर में है 8। इनको सॉल्व करो 3 माइनस के 2d, इधर बने 3 प्लस के 2d बराबर 8। एक बार प्लस में है जी, एक बार माइनस में है। a की जगह वही है, b की जगह वही है। तो किसका सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a की जगह कितना है 3 है, 3 को वर्ग कर दो, माइनस b की जगह कितना है 2d है, इसका वर्ग कर दो और बराबर में जो चल रहा है उनको लिख दो। 3 को वर्ग 9 माइनस के इसका 4d स्क्वायर बराबर 8। यहाँ इनको उठा के उतार ले जाओ, यहाँ दाएँ उठा ले आओ, तो 4d स्क्वायर बराबर कितने हो जाए 9 माइनस 8 हो जाए। समझ पा रही हो। सो यहाँ बना 4d स्क्वायर बराबर 1, तो d स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा 1/4। तो d स्क्वायर बराबर 1/2 को स्क्वायर, तो d बराबर कितना 1/2 ले लें। हाँ 2 लेंगे, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ग करेंगे तो प्लस माइनस लगेगा। ओके, प्लस माइनस 2 आएगा। अब यहाँ पर अगर d की वैल्यू हम प्लस लेते हैं 1/2 तो a की अलग आए, तो यहाँ पर लिखते हैं d बराबर 1/2 पर a की वैल्यू कितने का है, काय से निकालो a की वैल्यू, सीधे सीधे जो रख दो इसमें रख दें। सो का बन जाए a बराबर 3 माइनस 4 गुणे 1/2, तो काटो 2 कितना बनेगा 1 बन जाए। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। और यदि d की वैल्यू हम माइनस में लेते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाए, a बराबर 3 माइनस 4 गुणे माइनस 1/2, 2 दूनी 4, 3 प्लस के 2 बराबर a बराबर कितने 5 आ गई। इनने पूछा क्या है, इनने पूछ लिया 16 पदों का योगफल। क्या पूछा 16 पदों का योगफल। तो इसमें अगर देखा जा रहा है तो इसमें 2 श्रेणी बननी क्या नहीं, कई कि पहला पद इसमें अलग आ रहा है, इसका अंतर अलग आ रहा है सर्वांतर, इसका पहला पद अलग आ रहा है, इसका सर्वांतर अलग आ रहा है। तो इनके 2 श्रेणी हैं, तो 16 पदों को योगफल याद करना है। तो यहाँ पर s यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी। अगर a बराबर क्या है 1 है और d बराबर 1/2 है, तब s 16 बराबर कितना लिखेंगे 16/2 कोष्टक में 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस के n-1 मतलब 16 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है। 16 यहाँ बनेगा 8, यहाँ 2 प्लस के यहाँ पर 15/2 बन जाए। इतना ही, इनको सॉल्व करिए तो यहाँ पर 19/2 बनेगा, काटो 19 चौको 76। तो 16 पदों का योगफल इससे कितना आ जाएगा 76। दूसरे से करिए इससे, तो इससे भी निकालो कितना आता है
यहाँ पर अब जगह नहीं बची है तो कर लो ना। उससे भी निकालना है, जैसे यहाँ लिखा श्रेणी a बराबर 1 और d बराबर 1/2, तो वहाँ पर श्रेणी लिखना क्या, a बराबर 5 और d बराबर -1/2, तो S16 की वैल्यू निकाल लो। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, उतार लो फिर। देखिए 19 वाला है, 19 वाला क्वेश्चन है, उसको अच्छे से सुनिए, समझिए और स्वयं करने का प्रयास भी करिए। पहले समझ लो फिर करिए स्वयं, है ना। इसमें लिखा है एक श्रेणी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ऐसे बना के देना श्रेणी जानत अपन बुंदेलखंडी में कर नसैनी। देखिए शांत रहिए। देखिए यहाँ ये पहला डंडा लगा हुआ है, ये दूसरा डंडा है, तीसरा है, ऐसे ही ऐसे बीच में इन्हें डॉट डॉट करके दिया कि और भी डंडे लगे हैं, और लास्ट में जो डंडा लगा हुआ है ये लगा है। इनने कहा कि जो लास्ट वाला डंडा ये है, डंडा तो तहीं तक रहे ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, पहले डंडे से लास्ट डंडे के बीच की जो दूरी है वो दूरी है 2.5 मीटर। और जो पहला डंडा है नीचे से जो पहला डंडा है उसकी लंबाई दी गई है 45 सेंटीमीटर, इतना ही। इनके जो बीच की दूरी है, दो डंडों के बीच की दूरी वो दी गई 25 सेंटीमीटर, और लास्ट वाला जो डंडा है इसकी भी 25 सेंटीमीटर लंबाई दी गई। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखो, डंडा पता चल जाए हमें। जब तो हम इनने ये कहा ना कि जैसे डंडे बनाए गए तो पूरी लकड़ी कितनी लगी हुई है, पूरी लकड़ी है जो कितनी लगी होगी उसकी लंबाई बताना है। लंबाई कब बता पाए? जब हमें पता होए कि डंडा कितने बने, जब ही तो बता पाए। जैसे छोटा यहाँ उदाहरण लीजिए, इस प्रकार से दो डंडा लगे जे, इनके बीच की दूरी मान लो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 है ना। तो इनमें देख पा रही हो डंडन की संख्या निकाल लें तो इनके बीच की दूरी में 10 है मान लो इनकी बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी से भाग लगा रहा है तो कितने का रहा। अगर हमने डंडा 3 ले लें, ई के बीच की भी दूरी 10 है, तो इतने से इतने तक की टोटल दूरी कितने हो गई, 20 हो गई ना। तो डंडों की संख्या निकालें तो 20 में इनके बीच की दूरी से भाग लगाते हैं, कितना पाते हैं, 2। लेकिन हम गिन रहे तो डंडा तो आ रहा है 1 2 3 3 आ रहा है ना, लेकिन ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अगर इसमें जैसे ही एक जोड़ दो जाए सब में सोई व्यवस्थित हो जाए क्या नहीं, तो हमें पहले डंडों की संख्या निकालने पड़े। निकाल लो, तो यहाँ पर निकालिए डंडों की संख्या बराबर इनके बीच की दूरी कितने है, 2.5 मीटर। पूरे पहले डंडा और लास्ट में डंडा के बीच की दूरी कितने है, 2.5 मीटर। और दो क्रमागत डंडन के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। अब नीचे सेंटीमीटर है ऊपर, और अब हमने क्या कही 3 में एक डंडा कम आ रहा हो तो ना गिनती में, तो वो एक और जोड़ दो, ई में कम ना रहे। ऊपर मीटर है नीचे सेंटीमीटर है, तो ऊपर मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए। देयर आर 100 सेंटीमीटर इन अ मीटर, देयर आर 100 सेंटीमीटर इन अ मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 2.5 मीटर में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 250। 2.5 नहीं है लेकिन, है ना, 2.5 लिखा है, इतना ही लिखा, देख लो। 2 सही 1/2, हाँ ये लिखा 2.5 है।
2.5 लिखा है तो 2.5 मीटर में बदलेंगे तो 2.5 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 250 सेंटीमीटर। समझ पा रहे? तो यहाँ पर लिख देंगे 250 सेंटीमीटर और बटे में है 25 सेंटीमीटर और प्लस को एक चला ही रहो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, इससे काटो 10 बार में तो डंडों की संख्या कितनी आ गई 11, यानी एन की वैल्यू आ गई 11। यहाँ पर देख रहे हुई हो कि पहली जो शुरू से करी ना, स्टार्टिंग से लंबा, कहाँ से नीचे से चढ़ो ना, तो इनकी जो ए की वैल्यू कितनी दी गई जा 45। सबसे पहला पद कितना है 45, यानी ए बराबर कितना 45 सेंटीमीटर। इसके बाद अंतिम पद क्या है एल बराबर 25 सेंटीमीटर। निकाल लें, हमें कहा है हमें निकाल लें एस एन बराबर, ये तो निकाल लें, चूँकि हम जानते हैं एस एन बराबर का हो एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस एल, का कि अंतिम पद होगा। तो एस एन बराबर कितना हो जाए, एन की वैल्यू है 11 बटे 2 रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 45 और एल की 25, इनको जोड़ दो कितना हो जाए 70 हो जाए, काट दो इनको 35 बन जाए, इनको 385 हो जाए, तो एस एन की वैल्यू ये आ गई 385 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः डंडों को बनाने के लिए, अतः डंडों को बनाने के लिए 385 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। आंसर कोई डाउट है? नहीं है? उतार लो जल्दी से, आंसर गलत है। जैसा कि पिछली क्लास में क्वेश्चन हो गए थे 19 तक, एक्सरसाइज जो 5D चल रही है इसके, अब इसके बाद 20 वाला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। मतलब एक पंक्ति में जो मकान हैं वो बने हुए हैं और शुरू से कहाँ से गिनती करी गई 1 से करी गई, 1 से कहाँ तक गिनती करी गई 49 तक। तो कह रहे दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है, x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकानों से पहले, यानी जी पे x लिखो जो मकान पे, उससे पहले बार जो मकान हैं उनकी संख्याओं का योगफल करेंगे तो किसके बराबर आए, जो x लिखा है ना उसके बाद वाले जो मकान हैं उन पर संख्या लिखी उनको योगफल करें तो उसके बराबर आए। तो ये बताना हमें, तो x का मान हमें बताना है कि x का मान वो है क्या। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे मकानों पर अंकित संख्याएं, मकानों पर अंकित संख्याएं क्या लिखी, पहले पे 1 लिखा, दूसरे पे 2 लिखा, तीसरे पे 3 लिखा, चौथे पे 4, ऐसे ही 5, ऐसे डॉट डॉट करके एक बीच में आए x लिखो, ऐसे ही कहाँ तक लिखा हुआ है 49 तक, 48 और 49 ऐसे लिखो। ई से पहले कौन सी संख्या आई हुई है, x से पहले यहाँ पर x माइनस 1 आई हुई है और ई के बाद में क्या आई हुई है x प्लस के 1 आई हुई है कि नहीं आई हुई है, बताओ। जो कैसे लिख दो, क्या कि इनके बीच का अंतर 1 है, ई से लिख दिया। कोई डाउट हो इतने में तो बताइए। सो इनने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहा है और यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहा है और यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहा है, तो जो योगफल आता है वो दोनों स्थितियों में कैसा आता है, बराबर आता है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि प्रथम इसके लिए जो x माइनस 1 है यहाँ तक के मकानों का योग करने पड़े। सो यहाँ पर d का मान a का मान कितना है, पहले 1 है और d का मान कितना है, 2 में से 1 घटाओ 1 ही बने। तो x से पहले वाले मकानों के लिए n की वैल्यू कितनी रहेगी, ज़रा देखिए। x से पहले मकानों की संख्या x n बराबर क्या रहेगी बताइए, x माइनस 1 रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या कि जो तो लेने नहीं है ये के पहले ही वाले लेना, तो एक एक करके गिनती है तो जितनी लास्ट वाला पद होगा उतने ही तो मकान हुए हैं।
तो यहाँ पर कितना x माइनस 1, कोई डाउट नहीं। तो इनका योगफल निकाला जाएगा कि नहीं? किसका योगफल निकाला जाएगा? x से पहले मकानों की संख्याओं का योगफल। योगफल यानी S1 मान लें इसको, ऐसे ही लिख लो यार। S बराबर क्या होता है? n/2 फॉर्मूला होता है ना, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस के n-1, या ऐसा लिख लो, अंतिम पद दिया गया है इसमें, अंतिम पद L बराबर लिखा है x-1 लिखा है इसके लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकत a प्लस L लगा दें, बताओ n की वैल्यू कितनी दी गई इसके लिए? x-1 बटे में 2 है। a की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर? 1 दी गई, प्लस के L की दी गई x-1, 1 से 1 कैंसिल हो जाए तो बनेगा x-1 बटे 2 और इनटू में यहाँ क्या बनेगा? x। तो ये तो आ गया पहले वाले, जो x से पहले जो मकान हैं उन पर संख्या लिखी है उनको योगफल आ गया ये। अब हमें निकालना है योगफल, कहाँ किन का योगफल निकालना है? x के बाद जो मकान हैंगे उन पर जो संख्या लिखी उनको योगफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब क्या? x के बाद के मकानों के योगफल के लिए, मकानों की संख्याओं के योगफल के लिए, योगफल या योग के लिए लिख सकत ना, एक अलग श्रेणी बनेगी ना इसके लिए, देख पा रहे हो। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये श्रेणी अलग बन गई ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है इसके लिए? x+1। a की वैल्यू कितनी? x+1। समझ आ रहा है कि नहीं? d की वैल्यू तो वही है, एक ही है। इसके बाद इसका अंतिम पद कितना है? l बराबर 49 है। अब बात आती है मकानों की संख्या। तो मकानों की संख्या n बराबर, देखियो इतने से इतने तक पूरे 49 हैं। ई में से जी x कम कर दो तो जी बचेता है कि मकान, क्या मकान हैंगे? जी बचेंगे नहीं। तो मकानों की संख्या कितनी आ जाए? 49 में से x को कम कर दो तो जी वाले बचे रहेंगे, यानी कितने होंगे? 49 माइनस x। तो इनका योगफल क्या आएगा? तब x के बाद के मकानों की संख्याओं का योग, x के बाद के मकानों की संख्याओं का योग बराबर क्या है? s बराबर क्या होता है? n/2 कोष्टक में a प्लस एल, काय की l की वैल्यू 49 देगी। एक n की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 49 माइनस x बटे में 2। a की वैल्यू कितनी है इसके लिए? x+1। इसके बाद l की वैल्यू कितनी है? 49, यही है। यहाँ देखोगे तो s इधर है, s इधर है, तो यहाँ पर s डैश लिख दें। तो s डैश बराबर क्या बना यहाँ पर? 49 माइनस x बटे में 2, इनको जोड़ा सो कितना बना? x प्लस के 50, यही बना। कोई डाउट इतने में? नो डाउट। अब इनने कंडीशन क्या कही? कंडीशन है यहाँ पर प्रश्न से लिख देंगे। प्रश्न से कह रहा है कि जो s है वो काय के बराबर है? s डैश के बराबर। तो s की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? x-1 इंटू एक्स बटे में 2, और यहाँ पर कितना है? 49 माइनस एक्स और x प्लस के 50 बटे में 2 से 2 कैंसिल हो जाएं, इनको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाए। समझ पा रहे? तो इतना उतारो। अब जगह तो बची नहीं इसमें, इसके बाद फिर बताते हैं। उतारिए जल्दी से। देखिए तो फिर इसके आगे है, कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा समझिएगा। x-1 इंटू एक्स बना, ध्यान देना है ना, बराबर यहाँ बना 49 माइनस एक्स ब्रैकेट में x प्लस के 50, अंदर इनका गुणा करिए x का, सो एक्स स्क्वायर माइनस के x बनेगा, अंदर इसका गुणा करिए सो बनेगा कितना? 49x, और इनको गुणा करिए सो प्लस के 49 गुणा 50 कर लो तो 2450 बन जाए। इसका अंदर गुणा करो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ करिए माइनस के 50x, बनेगा कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर माइनस के x बराबर यहाँ कितना बनेगा? 49। इसको करो सो सॉल्व, माइनस के x बनेगा एक, यहाँ कितना? प्लस के 2450, और यहाँ माइनस के x स्क्वायर बने,
इन सभी को एक तरफ लेके आइए इस तरफ, तो ये यहाँ है, सो किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के। कुछ गड़बड़ हो गया, माइनस के 50x, ठीक है बनेगा। इसको इस तरफ लेके आइए माइनस के 24 50, इस तरफ लेके आइए प्लस के x² बराबर 0, यही बनेगा। x से x कैंसिल हो रहा है, यहाँ x² 2x² बन रहा है, फिर वहाँ ले जाओ इनको वापस 24 50, ऐसे ही 2 से काट दीजिए, कितना 12 25 बार में, तो x² बराबर 12 25 कछु को वर्ग है, काय को है 35 को, वर्ग वर्ग कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 35। समझ पाए? यानी कि जो वहाँ पर जो मकान होगा उस पर कितना अंक छपा होगा 35 जिस पर अंक छपा हुआ है उसके पहले वाले जो मकान हैं उनको योगफल करें और उसके बाद वाले जो मकान हैं उनकी संख्याओं का योगफल करें, तो कैसा आता है, बराबर आता है। कोई डाउट है इतने में? अगर हो तो बताओ, अभी जल्दी से उतार लो, इसको भी कंप्लीट करो। देखिए क्वेश्चन है 21, अच्छे से सुनिएगा। पहले इन्हें कहा एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है, दिख रहा होगा, ये वाला चबूतरा है, जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। लंबाई कितनी है? 50 मीटर। और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। कंक्रीट मतलब मसाले से बनी है, ठीक है ना, वो गट्टी को मसाला होता ना जो सब मिक्स करके, वो कंक्रीट से बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है। चढ़ाई मतलब ऊंचाई, चढ़ाई मतलब ऊंचाई। और 1/2 मीटर का फैलाव है। फैलाव मतलब चौड़ाई, मतलब जिस पे हम पाँव रखते हैं ना, वो दिया गया है कितना, 1/2 मीटर का। इस चबूतरे को बनाने के में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। कुल आयतन बताना है। हाँ, जीना लगे हुए। सीढ़ी मतलब सीढ़ियाँ। एक दो सीढ़ियों से समझ लो। इस प्रकार से नहीं बन पा रहा तो ऐसा समझ लो। देखो सीधी बना लो। ये एक सीढ़ी होगी कि नहीं होगी, शुरू वाली। तो इसकी जो लंबाई दी गई है वो 50 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई चढ़ाई है वो कितनी है, 1/4 मीटर है कि नहीं। और इसको जो फैलाव है वो 1/2 मीटर का है। कितना है, 1/2 मीटर। अब जैसे ही अपन सीढ़ी देखेंगे तो एक सीढ़ी तो जा है, अगली सीढ़ी में बढ़ का जाए, अगली सीढ़ी में का बढ़ जाए, ऊंचाई बढ़ जाए। का बढ़ जाए, ऊंचाई। जैसे कि एक सीढ़ी तो ये बनी हुई है, इसी के बगल में एक और सीढ़ी बना दी जाए, तो ये ऊंचाई ही तो बढ़ेगी, लंबाई वही बनी रहे, चौड़ाई भी वही बनी रहे, बढ़ का आ जाए ऊंचाई। नीचे से देखो यहाँ से तो ये ऊंचाई बढ़ जाएगी कि नहीं। जितनी भी सीढ़ी होगी उतने गुनी ऊंचाई बढ़ जाएगी। समझ पा रहा है इतना कि नहीं। तो पहली सीढ़ी का हम पहली सीढ़ी के लिए निकाल लें आयतन, फिर दूसरी सीढ़ी के लिए निकाल लें, फिर तीसरी के लिए, ऐसे ही बन जाएगा क्या, एक समांतर सीढ़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, दिया है प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई, 50 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई, कितनी दी गई चौड़ाई, 1/2 दी गई, 1/2 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई, ऊंचाई 1/4
4 मीटर। ध्यान देना प्रत्येक की तो इतनी है, लेकिन हम लें कहाँ से, नीचे ही से लेना, क्योंकि मसाला पहले उतना ही तो भरा जाएगा। समझ पा रहा है कि नहीं? पहले जो जिस प्रकार से सीढ़ी बनती थी इस प्रकार से बनती थी। अब तो हालांकि क्या है, यहाँ से वो डाल देते हैं, यहाँ पर बीम डाल देते ना, यहाँ से यहाँ तक बीम डाल देते हैं, नीचे वाला ये पार्ट नहीं लगाया जाता है। नहीं तो पहले इतना क्या कंक्रीट भरना पड़ती है। उसके बचाव के लिए अब क्या करने लगे हैं, अब स्लिप डाल देते सीधा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना? तो लेकिन यहाँ तो इस प्रकार की बनाई गई, तो हमें तो पूरा चाहिए होगा ना। सो यहाँ पर पहली सीढ़ी का हम निकालेंगे क्या, पहली सीढ़ी में प्रयुक्त कंक्रीट का आयतन लिखना नहीं है, प्रयुक्त कंक्रीट का आयतन। सीढ़ी किस प्रकार की दिख रही होगी, घनाभ के आकार की, और घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B × H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है इसके लिए 50, चौड़ाई कितनी है इसके लिए 1/2, ऊंचाई कितनी 1/4। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 25/4 घन मीटर, यही बनेगा। अब आ जाते हैं दूसरी सीढ़ी के लिए। दूसरी सीढ़ी के लिए लंबाई तो होती ही रहे, लंबाई कितनी रहेगी 50 मीटर, चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी 1/2 मीटर, चौड़ाई भी वही रहे, लेकिन चढ़ाई बढ़ गई ना। नीचे से देखा जाए तो दूसरी सीढ़ी की चढ़ाई बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाए, तो जो ऊंचाई है वो बढ़ जाएगी। क्या 1/4 तो पहले ही की थी, और 1/4 और बढ़ गई, सो कितनी हो गई 1/2। समझ पा रहे हैं इतना? तो इसका आयतन निकालिए, दूसरी सीढ़ी का आयतन। दूसरी सीढ़ी में कंक्रीट का आयतन, कंक्रीट का आयतन क्या होता है, LBH होता है। L की वैल्यू कितनी है 50, B की कितनी है 1/2, H की 1/2, 2 से काटिए यहाँ 25, कितना बनेगा 25/2 घन मीटर। समझ पा रहा है इतना? कम से कम श्रेणी बनावे के लाना में 3 पद चाहिए होते हैं, 3 पद निकालवे के लाने। तीसरी सीढ़ी का भी तो आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पर तीसरी सीढ़ी के लिए, तीसरी सीढ़ी के लिए लंबाई कितनी रहेगी, लंबाई तो वही रहने, चौड़ाई कितनी रहे, चौड़ाई भी वही रहने, ऊंचाई कितनी रहे, ऊंचाई बदल जाए। कौन सी सीढ़ी है, तीसरी है ना, तो 3 बार जुड़ जाए ना भाई, या सीधा सीधा ऐसा कह सकते हैं जितनी चढ़ाई है, जितनी भी सीढ़ी है उससे गुणा कर दो, ठीक है ना, तब भी आ जाए। नहीं तो जितनी सीढ़ी है उतनी बार उसकी ऊंचाई को जोड़ दीजिए। कितनी है इसकी ऊंचाई 1/4 है ना, तो केमी सीढ़ी है तीसरी, तो 1/4 1/4 1/4 3 बार कर देंगे जोड़ के, कितना हो जाए 3/4 मीटर। तो तीसरी सीढ़ी का आयतन कितना आ जाए, तीसरी सीढ़ी में कंक्रीट का आयतन बराबर LBH होता है। L की वैल्यू कितनी 50, B की 1/2, H की 3/4, काटो 25 × 75/4 मीटर क्यूब यानी घन मीटर। तो यहाँ पर कंक्रीट के जो आयतन है उनका जो श्रेणी बनी वो क्या बनी, देखो पहली श्रेणी का जो आयतन, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणियों में प्रयुक्त कंक्रीट के आयतनों की श्रेणी। पहले कितना आया था पहली श्रेणी का कितना है 25/4, दूसरी का कितना आया 25/2, तीसरी का 75/4 ही आया। ऐसे ही कहाँ तक हैं, कितने सीढ़ी हैंगी इनने लिख के दिया है, कितनी सीढ़ी बनी हुई है 15 सीढ़ी है। तो यहाँ पर लिखें 15 पदों तक। अब निकाल लो इससे A की वैल्यू कितनी रहेगी 25/4, D की वैल्यू निकालो, D की वैल्यू इसमें से घटाओ 25/2 में से
25/4 घटाओ तो 25/4 बनेगा, बनेगा कि नहीं। इसके बाद एन की वैल्यू कितनी दी गई, एन की 15 है, तो इनने कही पूरा आयतन कितना होगा कंक्रीट को, यानी कि टोटल निकाल लें, यानी एस एन निकाल लें, तो निकाल लो ना। एस एन बराबर सूत्र जानते हो, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 इंटू डी। कर लोगे सॉल्व, तो पहले इतना करिए। देखिए तो इसी में हमें एस एन निकालना है, तो एस एन बराबर सूत्र जानते हो, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 इंटू डी होता है। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 25/4, एन की वैल्यू है 15, डी की वैल्यू कितनी है 25/4। इनको सॉल्व करिए, 15/2, यहाँ 2 से काटो, 2 दूनी 4, 25 कितना बना 25/2, यहाँ कितना 14 × 25/4, 2 से काटिए 7, यहाँ पर 2, 15/2 कोष्टक में है 25/2 प्लस के इनको गुणा करिए 175/2, इनको जोड़िए ज़रा, सो 100, इनको जोड़ो कितना 200/2 बने, तो 2 से काट दो 100 बार में, 2 से काट दो 50 बार में, कितना 15 × 50 कितना बनेगा 75 0, यही बनेगा 750 वर्ग, सॉरी घन, आयतन है ना तो घन मीटर। कंक्रीट कुल इतनी लगेगी, लास्ट में लिखना आता है जो सीढ़ियाँ हैं उनमें प्रयुक्त कुल कंक्रीट का आयतन बराबर 750 घन मीटर। समझ पाए, करिए इसको कंप्लीट जल्दी।